रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान। वालेकुम अस्सलाम। अब स्टार्ट होगी वीडियो? स्टार्ट होगी। अच्छा, पानी गिरा गई। टांग पे टांग रखो, रिलैक्स करो। अब मैं बेसिकली हैप्पी टोन से शुरू करने लगा हूँ। हाँ अस्सलाम ठीक, वालेकुम डॉक्टर सलमान नहीं, हाँ हाँ ठीक है, रेडी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान। वालेकुम अस्सलाम। रुशान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डॉक्टर सलमान, आम तौर पे आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके बड़े ऑब्सेसिव होते हैं और शायद वो हालत आगे जाके बिगड़ के हम सुनते हैं ओसीडी में तब्दील हो जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ओसीडी आखिर है क्या? हाँ, आपने ये जो सवाल जहाँ से शुरू किया है, ऑब्सेसिव होते हैं लोग, और अक्सर फिर उसके लिए लोग टर्म ये यूज़ कर लेते हैं कि यार तुझे ओसीडी तो नहीं है, मेरी ओसीडी किक इन हो रही है। तो वो ये टर्म मिसयूज़ हो जाती है। ओसीडी बेसिकली ये एक डायग्नोसिस है, एक बीमारी है, जो 3 वर्ड से मिलके बना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो डॉक्टर सलमान, ये इस चीज़ में, इस बीमारी में आखिर होता क्या है? ज़रा आप अगर इसको एक्सप्लेन कर सकें। सो बेसिकली या तो जस्ट ऑब्सेशंस होती हैं, या जस्ट कंपल्शंस होती हैं, या दोनों मौजूद होती हैं। अब ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस क्या हैं? हम अक्सर कहते हैं कि यार तुम उस चीज़ से ना ऑब्सेसिव हो गए हो, या मुझे एक चीज़ का ख्याल ऑब्सेसिव हद तक आ रहा है। तो किसी ख्याल का शिद्दत से आना, बार-बार आना, आपके ना चाहते हुए भी आना, और आपको वो गैर ज़रूरी भी लगना, और आपको ये पता होना कि आपके अपने ज़हन में ही बन रहा है ख्याल, लेकिन वो आए और आपको बेचैन करे, इसको ऑब्सेशन कहते हैं। और अगर वो कोई काम करने पे आपको उकसाए, यानी आपको लगे कि इस थॉट के रिस्पॉन्स में मैंने कोई एक्ट करना है, कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, कोई बिहेवियरल कुछ एक्टिविटी करनी है, तो वो कंपल्शन है। अच्छा डॉक्टर सलमान, ये बताइए कि ओसीडी में किस-किस तरह की ऑब्सेशंस या कंपल्शंस हो सकती हैं? जी, डिफरेंट तरह की थीम्स हो सकती हैं। ऑब्सेशनल थॉट्स हो सकती हैं जिसमें कोई इमेजेस हो सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं, कुछ रेपिटेटिव नंबर्स हो सकते हैं जिनको इंसान रेजिस्ट भी करता है, और फिर वो कंपल्शन भी फील होती है। ऑब्सेसिव थॉट्स जो हैं वो ब्लास्फेमस भी हो सकती हैं, वो किसी को हार्म करने से मतलब यानी वायलेंट भी हो सकती हैं, थोड़ी डिसगस्टिंग लेवल की भी हो सकती हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। उसी तरह ऑब्सेसिव रूमिनेशंस होती हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के जो एक्ट्स हैं उनको आपने कैसे किया है, उसके अगेंस्ट एंड उसके फॉर आपके जहन में सोचें, ख़यालात बनते रहते हैं, और आप वो एक कंटिन्यूस आर्गूमेंट के अंदर रहते हैं। यार मैंने वो कुंडी सही से लगाई थी कि नहीं? वो आप फिर बार-बार जाके चेक करते हैं। या मैंने जो कमरे की सेटिंग करनी थी, वो मैंने ठीक से की कि नहीं? इसके अलावा ऑब्सेशनल फ़ोबियाज़ होते हैं, यानी कुछ लोगों को अगर ये ऑब्सेशंस होती हैं कि मैं किसी को हार्म कर दूँगा, तो वो फिर फ़ोबिक लेवल पे इस तरह चले जाते हैं कि वो फिर ऐसी जगहें जैसे किचन, जहाँ पे कोई ख़तरनाक कोई चीज़ पड़ी हो सकती है जैसे नाइफ़, ऐसी जगहों को वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये फ़ोबियाज़ भी इसमें फिर इंक्लूड हो जाते हैं। ऑब्सेसिव रिचुअल्स होते हैं, यानी कि मैंने कोई भी काम करने से पहले एक ख़ास किस्म का रिचुअल परफ़ॉर्म करना है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जैसे उन्होंने दरवाज़ा क्रॉस करना है तो उससे पहले अपनी उँगलियों पे कोई काउंटिंग करनी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो कि उनसे दरवाज़ा नहीं क्रॉस किया जाएगा। और इसमें ये भी होता है कि अगर बीच में कहीं वो मिस हो गया कुछ तो उनको फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। वो ये एक्ट्स ज़रूर परफ़ॉर्म करते हैं रिचुअलिस्टिक वे में, चाहे वो उनको छुप के करना पड़े। उसके अलावा ऑब्सेसिव स्लोनेस भी होती है। वैसे भी ऑब्सेशंस जहाँ पे होती हैं वो लोग कोई भी काम करने में बहुत टाइम लेते हैं, जैसे बार-बार जाके हाथ धोना और ये जो रिचुअल्स की मैंने बात की। अदरवाइज़ भी एक ओवरऑल स्लोनेस भी एक ऑब्सेशनल हद तक हो सकती है। और डॉक्टर सलमान, आमतौर पर लोग सोशली जब एक दूसरे से मिलते हैं, समाजी तौर पर एक दूसरे के साथ जब इंगेज होते हैं, उसमें घर के लोग भी हैं, उसमें बाहर के लोग भी हैं, उसमें दोस्त अहबाब भी हैं। तो एक ओसीडी वाली कंडीशन का इंसान सोशली किस तरह प्रेज़ेंट होता है? एक तो वो खुद अपने आप को सोशली ऑकवर्ड महसूस करता है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों को बार-बार एक्सपीरियंस करते हैं और उसमें अगर कभी रिचुअलिस्टिक कोई एक्ट्स आ जाते हैं, तो इंसान को सबसे बड़ा जो खदशा या फ़िक्र होती है ना, वो ये होती है कि क्या मैं पागलपन की तरफ जा रहा हूँ?
क्या मैं साइकोसिस की तरफ जा रहा हूँ? तो उस चीज़ को लेके वो सोशली कह लें कि ऑकवर्ड भी ज़्यादा महसूस करता है, अवॉइडेंस करना शुरू कर देता है और फिर वो कोशिश करता है कि वो छुप के अपने वो एक्ट्स परफ़ॉर्म कर ले, जो उसको कंपल्शन फ़ील हो रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो एंग्ज़ियस होता जाएगा। तो वो दूसरे जो देखने वाले हैं, उनके लिए भी वो इस तरह ही महसूस होगा कि यार ये एक ही काम बार-बार क्यों कर रहा है, एक ही बात बार-बार क्यों कर रहा है, ये अननेसेसरी एक्ट क्यों कर रहा है। तो वो भी उसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि शायद इसके साथ कोई सीवियर किस्म का, संजीदा नौयत का कोई नफ़सियाती मसला है। आपने ज़िक्र किया कि उस शख्स के ज़हन में ख़्यालात आते हैं और वो उनको करने पे आमादा हो जाता है। तो ये इंट्रूसिव थॉट्स, अगर आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालना चाहें, ये क्या होते हैं? हमें आम रूटीन में हर इंसान को कभी भी चलते-फिरते बैठे हुए कोई थॉट्स ऐसे आ सकते हैं जो अनवांटेड होते हैं और हमने खुद से डिसाइड नहीं किया होता कि हम इस बारे में सोचें और हमें गैर ज़रूरी लगते हैं। वो बार-बार भी आ सकते हैं। इनको इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। ये हर इंसान के साथ एक तजुर्बा होता है और इस तजुर्बे का होना कोई इतना बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर ये वही बात कि अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो और बार-बार हो और इंसान की सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ़ को डिस्टर्ब करे, फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे, तो फिर हम उसको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जब मुआशरे में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, एक माँ के दिल में जब औलाद के लिए फ़िक्र होती है, एक ऐसी शख्सियत जिसको सफाई से बड़ा वहम होता है, हम आमतौर पे ये लफ्ज़ वहम का भी इस्तेमाल करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या ये ओसीडी के अंदर किस-किस तरह के ऑब्सेशंस होते हैं या वहम होते हैं? क्या इन दोनों लफ्ज़ों को आपस में लिंक किया जा सकता है? ओसीडी के अंदर का ऑब्सेशन और एक कह लीजिए कि किसी के दिल में सफाई की फ़िक्र या अपनी औलाद के लिए फ़िक्र, इनके अंदर हम तफ़र्क़ा कैसे पैदा कर सकते हैं? हाँ, एक तो मेन यही है कि ओसीडी के अंदर यहाँ पे हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी डिस्कस कर ही लेंगे कि ओसीडी के अंदर अगर इंसान को जो बार-बार ख़्यालात आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं और वो इस हद तक डिस्टर्ब करें कि उसकी सोशल फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तब हम उसको कहते हैं कि ये डायग्नोस्टिक लेवल पे है कि इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है ओसीडी का और वो दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ डेज़ रहे, तो हम उसको ओसीडी कहते हैं। अगर वो उससे डिस्ट्रेस का शिकार नहीं हो रहा, अगर वो उससे या उसकी या उसके किसी साथ घर वाले की लाइफ नहीं डिस्टर्ब हो रही, तो वो उसकी नॉर्मल रोज़मर्रा की फ़िक्रें हैं, उसको हम ओसीडी की तरह नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, उसको हम ओवरथिंकिंग या कह लें कि बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियत होना कि परफेक्शनिस्ट जिनको आप कहते हैं, वो कंसिडर हम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर सलमान, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद ऐसे अशख़ास को जानता हूँ जो परफेक्शनिस्ट खुद कहते हैं कि वो हैं। हाँ, तो हाँ। अमूमी तौर पे उनके साथ काम करना या उनके साथ किसी भी चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाना एक मसला बना हाँ, रहता है। मुश्किल होता है और क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज़ जैसे उनको उनके ज़हन में एक इमेज बना हुआ है, उसी तरह हो, तो वो मुकम्मल उसको समझते हैं। तो फिर उनके साथ काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हाँ, अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आप थोड़ी-सी उनको स्पेस दे दें, एक्सेप्टेंस डेवलप कर लें, तो वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो बन जाए तो वो अच्छी चीज़ भी ज़्यादा बन जाती है, बजाय इसके कि वो एक मीडियोकर चीज़ पे सेट सेट हो जाएँ। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंट कंडीशन की कॉज़ेज़ क्या हो सकती हैं? अच्छा जो कॉज़ेज़ की अभी तक साइंस ने जितनी भी तहकीक इस पे की, जो साइंटिस्ट ने, साइकियाट्रिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने कॉज़ेज़ दरियाफ़्त करने की कोशिश की हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स मिली हैं। उसमें जैसे कि कुछ जीन्स ऐसे दरियाफ़्त हुए हैं, जिनकी मौजूदगी में चांसेस होते हैं कि आगे जाके इस इंसान को ओसीडी हो सकती है या कोई फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी होती है कि पहले से चलती आ रही होती है नस्ल दर नस्ल एक बीमारी, तो वो आगे ट्रांसफ़र होती है, तो विच पॉइंट्स टुवर्ड्स के लाइक एक जेनेटिक रीज़न हो सकता है कि ये एक नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी है और इसमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक जीन्स जो कुछ ख़ास चीज़ों के लिए मौजूद होते हैं, ख़ास चीज़ों के लिए वो एक्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स जो कि बचपन में हो सकते हैं, उनका आगे जाके उन लोगों में जिनको ब्रेन डिसऑर्डर्स हों, उनका ओसीडी बनने के जो
चांसेस हैं वो देखे गए हैं और ये ऑब्ज़र्व किया गया है। उसी तरह अगर जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं, उनकी अगर की जाए ये जो न्यूरो इमेजिंग जिसे कहते हैं, यानी एमआरआई वगैरह किया जाए फंक्शनल लेवल पे और स्ट्रक्चरल लेवल पे, तो उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस मिलती हैं जो कि नॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग से डिफरेंट मिलती है। उसमें हम डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करना मेरे ख़्याल से यहाँ पे आम पब्लिक के लिए मुनासिब नहीं होगा, ज़रूरी भी नहीं होगा कि जी ग्रे मैटर कुछ जगहों पे कम होता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा होता है। दिमाग के आपस में मुख्तलिफ पार्ट्स के कनेक्शंस होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस वाज़िया होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ब्रेन। तो ये भी एक कॉज़ देखी गई है कि उनके दिमाग के स्ट्रक्चर में और उनके डिफरेंट पार्ट्स के आपस के कनेक्शंस में भी डिस्टर्बेंस होती है। उसके अलावा आपने सुना होगा सिगमंड फ्रॉइड साहब का नाम, जिन्होंने साइकोलॉजी में साइकोएनालिसिस को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने भी एक साइकोएनालिटिक एनालिटिक थ्योरी ओसीडी से मुतल्लिक दी है, जो कि जिसका एविडेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बेसिस पे आगे रिसर्चेज़ और कुछ और नई फाइंडिंग्स करने में लोगों को मदद मिली। तो उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो एक इंसान की बेसिक कोई बढ़ी हुई इम्पल्सेस होती हैं रिलेटेड टू सेक्स एंड अग्रेशन, उनको वो सप्रेस करने के लिए कुछ जिसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करता है, और उसके रिज़ल्ट में फिर ये ओसीडी के सिम्पटम्स डेवलप होते हैं। सो ये एक उनकी थ्योरी है। एक कॉग्निटिव थ्योरी भी है। कॉग्निटिव थ्योरी से मुराद है कि सोच के लेवल पे कोई इशू है, कि इंट्रूसिव थॉट्स का आना तो एक नॉर्मेलिटी नहीं है, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। तो एबनॉर्मलिटी है कि आप उन इंट्रूसिव थॉट्स को परसीव किस तरह करें। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि यानी आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि ये जैसी मुझे थॉट आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी मैं किसी को हार्म कर सकता हूँ, तो उसको इस चीज़ का यकीन होगा कि हाँ, मेरे हाथ से इसको हार्म हो सकता है। फिर वो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाएगा कि मैं इसको किसी तरह बचा लूँ। इसको मैजिकल थिंकिंग भी कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा होगा। सो ये कॉग्निटिव लेवल पे है, सोच के लेवल पे है। फिर इस तरह के लोग एम्बिग्यूइटी को बर्दाश्त नहीं करते, अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं करते, और इनको होता है कि हम कंट्रोल करें चीज़ों को, ताकि वो ना हो जाए जो हमें लग रहा है कि हो सकता है। जो कंसीक्वेंस है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए वो कंपल्सरी एक्ट्स और सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर करते हैं, एक्ट्स करते हैं। तो ये कॉग्निशन लेवल पे है। तो ये भी एक थ्योरी है कि जी शायद आपकी जो सोच है, उसकी वजह से एक जो नॉर्मल इंट्रूसिव थॉट्स हैं, वो भी ओसीडी की तरफ इंसान को लेके जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा मामला लग रहा है जिसके अंदर देखने वालों में से कुछ लोग शायद जानते हों ऐसे लोगों को जो इस कंडीशन से गुज़र रहे हों, तो उनके लिए ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें कि मेनली मेडिसिन्स और थेरेपी, 2 ऑप्शंस हैं। मेडिसिन्स में नॉर्मली जो यूज़ की जाती हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में भी 2 तरह की होती हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें क्लोमिप्रामीन एक मेडिसिन है, वो बहुत कॉमनली बड़े अरसे से यूज़ की जाती है ओसीडी को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उनके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा है। तो अब नई एंटी डिप्रेसेंट्स आ गई हैं जिनको एसएसआरआईज़ कहते हैं। नाम बताना कोई ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे मेडिसिन्स का, लेकिन ये जो मेडिसिन्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये बहुत हाई डोज़ में जाके इफ़ेक्ट करती है। जिससे हमें ये भी पता लगता है कि सेरोटोनिन का कम होना, यानी अगर जो एसएसआरआईज़ हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कहते हैं ना कि ये इंसान के दिमाग में जो खुशी वाला केमिकल है सेरोटोनिन, उसको बढ़ाता है। तो हम ओसीडी के पेशेंट्स को एसएसआरआईज़ देते हैं तो वो इम्प्रूव करता है, तो इसका मतलब कि सेरोटोनिन शायद कम था। सेरोटोनिन का कम होना कंसीक्वेंस होता है ओसीडी का, और वो कंसीक्वेंस को हम मेडिसिन से ट्रीट कर रहे होते हैं। एक्चुअल कॉज़ को ट्रीट करने के लिए हमें, जहाँ तक मेरी राय है और जहाँ तक किताबें कहती हैं, बुक्स कहती हैं, आपको थेरेपी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो थेरेपी में हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें कॉग्निटिव थेरेपी है, यानी सोच के अंदर जो चीज़ें खलल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर वर्क करना, उनके अंदर बेहतरी लेके आना। बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, ये सारी सीबीटी के अंदर आती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक बड़ी नामी गिरामी थेरेपी है, जो कि बिहेवियरल थेरेपी है, और उसमें होता क्या है कि एक चीज़ का एक्सपोज़र दिया जाता है। उस एक्सपोज़र जिसकी बेस पे इंसान के अंदर वो एंग्ज़ायटी जनरेट होती है और वो कोई रिस्पॉन्स करना चाहता है अपनी एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए, जिसे हम कंपल्सरी एक्ट कहते हैं। तो उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाता है।
यानी एक्सपोजर दिया जिससे ओसीडी के सिम्टम्स ट्रिगर हों, लेकिन हम रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि इसमें एक गैप लेके आया जाए, ऑब्सेसिव थॉट से कंपल्सरी एक्ट के बीच में गैप को बढ़ाया जाए। इस तरह वो इम्प्रूव करती जाती है। और इसमें सलमान, अगर कोई ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट शुड अ पेशेंट नो अबाउट दिस कंडीशन? एक तो ये कि ये जो ख्याल ओसीडी के पेशेंट्स को बार बार आता है कि शायद हम साइकोसिस यानी शदीद पागलपन की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में उनको ये इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि ये वो कंडीशन नहीं है, और ये कि इस कंडीशन से निकला जा सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है थ्रू ट्रीटमेंट। इस बीमारी से मुतालिक उनको इन्फॉर्मेशन केयर जितनी दी जा सके वो दें, और अगर इससे 100% भी रिकवरी अगर ना हो, कुछ परसेंट ये आपके साथ एग्जिस्ट भी करे, तो आप इसके साथ साथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को भी लेके चल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, उनमें ओसीडी के सिम्टम्स भी साथ साथ चलते हैं। तो इनसाइट होना, मालूम होना कि मुझे क्या मसला है, बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है। डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग जो या तो खुद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहा है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे कहने पे टाइम निकाला। तो मैं आपके साथ इस तरह की बैठक बार-बार करना चाहूँगा। उस तरह की बैठकें तो हम करते ही रहते हैं। तो ये उठक-बैठक चलती रहेगी। अगली वीडियो तक के लिए हम फिर इजाज़त लेते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, आप लोग भी। अल्लाह हाफ़िज़। ओ यार, बस भी कर दो।